मिल्लत टाइम्स में खुशामदीद। मैं हूं शम्स तबरेज़ कासमी और आप देख रहे हैं मिल्लत टाइम्स। गजा पट्टी पर इसराइल के हमला या 7 अक्टूबर के वाकया को 6 महीना पूरे हो गए हैं और पिछले 6 महीनों में क्या कुछ हुआ। क्या इसराइल को हार का सामना करना पड़ा है या उसकी जीत हुई है? कौन इस जंग में अपने हदफ में कामयाब हो सका है? कितना ज्यादा नुकसान हुआ? जंग शुरू करने से पहले इसराइल ने जो हदफ तय किया था, जो एजेंडा तय किया था, उसमें इसराइल को कामयाबी मिली नहीं मिली? इसराइल ने इंटरनेशनल मीडिया में जो दावा किया है उसकी सच्चाई क्या है? इन तमाम इश्यूज पर तफसील से बातचीत करेंगे जनाब अमरीश मिश्रा साहब के साथ। आप उन लोगों में शामिल है जो शुरू दिन से गजा पट्टी की जंग पर, इसराइल का हमला और 7 अक्टूबर के पूरे वाकया को लगातार फॉलो कर रहे हैं। हर अपडेट पर आपकी नजर है और लगातार लिखते बोलते रहे हैं। अमरीश साहब, मिल्लत टाइम्स में खुश आमदीद और शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया और अपना टाइम दिया। बहुत छह बहुत महीना धन्यवाद शम्स साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। जी, मिल्लत टाइम्स को भी, आपको भी मुझे 7 बुलाने के लिए। अक्टूबर के वाकया और गजा पट्टी पर इसराइल के हमला को 6 महीना पूरा हो गया है। इस 6 महीना को आप किस तरह देखते हैं? क्या इसराइल को अपने हदफ में कामयाबी मिली या नहीं? देखिए, यही बात बहुत सीधी है। और आज जो पैलेस्टीनियन रेजिस्टेंस ने और हमास ने भी जो स्टेटमेंट दिया है, और मैं चाहूंगा कि इसको जनता इस रूप में ना देखे कि इसराइल और अ, हमास, हालांकि इस जंग में भाई कोई साइड तो लेनी पड़ेगी, लेकिन ऑब्जेक्टिवली देखे कि इसराइल ने कहा था कि हमारे दो ऑब्जेक्टिव हैं, हमास को जी, डिसमेंटल करना और होस्टेजेस को रिलीज करना। बिल्कुल साफ इसराइल ने कहा था हमारे कोई भी सैनिक अभियान होता है उसके कुछ एम्स एंड ऑब्जेक्टिव होते हैं। किसी को भी एबीसी भी किसी को मिलिट्री कैंपेन्स का आता है तो ऐसे नहीं एकदम से सेना चली जाती, कोई उसके सामने ऑब्जेक्टिव होता है। आईडीएफ के सामने ये ऑब्जेक्टिव था। क्या ये ऑब्जेक्टिव पूरा हुआ? सवाल यह है कि आज 6 महीने हो गए, आज की स्थिति क्या है? आज की स्थिति 7 अप्रैल, अब 8 अप्रैल हो रहा है। आज की स्थिति क्या है? आज की स्थिति यह है कि इसराइल ने 98th डिवीजन, जो आखिरी डिवीजन उसकी गाजा में थी, वो भी हटा ली। केवल नहाल ब्रिगेड, देखिए डिवीजन होती है कम से कम 10 से 15 हजार सैनिकों की, ब्रिगेड में 1 से 3 हजार होते हैं। नहाल ब्रिगेड केवल अब गाजा में रह गई है। पूरे खान यूनिस में 4 महीने युद्ध होने के बाद ये जो 98th डिवीजन है ये विड्रॉ हुई। एक भी होस्टेज इसराइल रिहा नहीं करा पाया। उसने जान से जरूर मार दी है अपने होस्टेज, वो उसने एडमिट भी किया, कुछ एडमिट किया, कुछ नहीं किया। एक्चुअली हमास को, रेजिस्टेंस को भी नहीं पता है, क्योंकि अलग अलग जगह वो इसराइल की बमबारी की वजह से अलग अलग जगह उन होस्टेजेस को रखा गया है। 130 के लगभग है मेरे ख्याल से। उसमें हमास का ये कहना है कि कम से कम 30 से 40 लोग तो इसराइल की बमबारी में लगता है मारे गए। और मारे गए। इसराइल को ये बात पता है, क्योंकि कतार में जो बातचीत चल रही है, और बातचीत खत्म नहीं हुई है, रोज वो चलती, मतलब उसका एक कुछ ना कुछ दौर चलता है। लेकिन क्योंकि इसराइल बेसिक डिमांड नहीं मांग, सीज फायर की जो हमास की बेसिक डिमांड है कि भाई युद्ध तो बंद करो, जो पूरी दुनिया चाहती है, इसके पहले के होस्टेज डील हो, तो वो इसराइल उसके लिए तैयार नहीं हो रहा है। दूसरी बात जो हमास कह रहा है कि जो विस्थापित लोग हैं वो वापस लौट सकें। तीसरी बात वो ये कह रहा है कि जो सेना है गाजा की हटे। अब देखिए कितनी आयरनी है कि हमास की ये डिमांड थी कि इजराइल की सेना गाजा से हटे, और गाजा से हट भी गए, गाजा से हट भी गए, और कोई समझौता भी नहीं हुआ, उनके होस्टेजेस भी नहीं आए। और एक उनकी डिवीजन नहाल ब्रिगेड, एक जो उन्होंने नेवा जो मैं नाम एग्जैक्टली, नेवात्रिम, जो एक उन्होंने एक नॉर्थ गाजा में एक एक एरिया बनाया है, शायद वो 16% है गाजा स्ट्रिप का, उसको गार्ड करने के लिए वहां पर एक उनकी नहाल ब्रिगेड बची है। और वो इसलिए कि ताकि साउथ गाजा से नॉर्थ गाजा लोग ना आ सके। और इसमें भी जो पैलेस्टीनियन रेजिस्टेंस का स्टेटमेंट आया है, वो यही आया है कि इसकी नहाल ब्रिगेड जो भी बची है, इसको भी हम युद्ध में लगातार, जैसे हमने पिछली सेनाओं को हराया, गोलानी ब्रिगेड को वापस किया, गिवाती ब्रिगेड को वापस किया। अभी कल की ही खबर है कि 14 इजरायली सैनिक मारे गए, जिसमें 4 इजराइल ने खुद एक्सेप्ट किए। और ये जो अल अमल जो नेबरहुड है, ये खान यूनिस के आसपास, वहीं पर लड़ाई हुई और वहीं से 98th डिवीजन विड्रॉ कर गई। तो ये जो देखिए बेसिक एम हम्म, इसराइल का था, वो तो पूरे नहीं हुए। बिल्कुल। उसमें से दोनों नहीं हुए। हमास
का 80% इंफ्रास्ट्रक्चर इंटैक्ट है। अब इजराइल कहता है कि हमने 12,000 हमास के लोगों को मार दिया। मार अब दिया। ये बताएं, वो ये बताएं कि जो ऑफिशियल डेथ टोल है 31,000 है, मेरे ख्याल से 31,000 वो, तो उसमें 33,000 से हो क्या, गया। उसमें जी उसमें से 12,000 हैं कि उसको 31,000 के प्लस 12,000 है। नहीं मतलब आप लॉजिक देखिए कि कोई अगर ठोस आंकड़ों में अगर बात करिए, वही बात होगी, बीजेपी कहती है कि अब की बार 400 पार, तो भाई 400 पार का आंकड़ा तो दे दो, हम्म। जरा स्टेट वाइज थोड़ा सा बता दो कि कहां पर क्या हो रहा है, कहां पर कितनी सीटें आ रही हैं। उसी तरह से इजराइल से कोई पूछे कि अच्छा ठीक है, वो हमास का शासन है वहां पर, गाजा की हेल्थ मिनिस्ट्री हमास के अंडर है, वो कह रही है 31,000 और कुछ लोग अभी तक मारे गए हैं, तो उसमें तुम कह रहे हो 12,000 हमास है, तो उसमें कह रहे हो कि उसके 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 अलावा कह रहे हो। अच्छा वो 12,000 टोटल में से कितने हैं, तुम्हारा क्या एस्टिमेट है? तुम्हारे पास तो भाई हमास का पूरा कट्टा चिट्ठा तुम कह देते हमारे पास है, एक एक चीज, एक एक टनल पे हमारी नजर है, तो पूरा बता दो कि इसराइल ने 12,000। जो आईडीएफ ने जो डेटा रिलीज किया तो उसमें उसने दावा तो जरूर किया कि उसने 12,000 हमास को मार दिया है, लेकिन सिर्फ 113 का नाम ही उसने शाये किया है। और 113 जिन लोगों को मारा उसमें से कई ऐसे हैं जो अलकसाम ब्रिगेड के लड़ाके नहीं थे, या उसके वो मेंबर नहीं थे, बल्कि वो रिफाही काम करते थे, या सोशल वर्क उनका था, या पॉलिटिकल एक्टिविटीज में उनकी दिलचस्पी थी। कई के तो बाकायदा सबूत है, जिसके बारे में कोई सबूत ही नहीं मिला कि लड़ाका या जो उनकी जो रेजिस्टेंस फोर्स है उससे कोई ताल्लुक था। तो ये यही मैं कह रहा हूं ना कि ये एक अजीब स्थिति है, हम लोग 5G के वर्ल्ड में रह रहे हैं, जी। और पूरी ये इजराइल से बड़ी कोई ताकत नहीं है, मतलब उसकी टक्कर अमेरिका से लोग करते हैं टेक्नोलॉजी के मामले में। तो टेक्नोलॉजी के मामले में आप जब इतना सब आप समृद्ध हैं, तो आप ये तक नहीं बता सकते, 113 नाम आपने रिलीज किए, इतनी हास्यास्पद। अभी अल शिफा में जब ये हुआ था कि 800 लोगों को अगवा कर लिया और 300 लोगों को मार दिया, 300 से 400 लोगों को मार दिया, उसमें इसराइल ने कहा था हमास के मिलिटेंट्स हैं। उसके पहले जो अल शिफा में नवंबर जी, में जो इन नवंबर लोगों में। ने किया था, उसमें कहा था हमास के मिलिटेंट्स हैं। उसके बाद नासर कॉम्प्लेक्स में इन्होंने कहा कि हमास, अरे भैया तो हमास के मिलिटेंट्स कहाँ कहाँ हैं, जरा इसको, इसकी सफाई तो कुछ होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, कि ये आप बिल्कुल एक आपने इसको एक मजाक बना दिया है, ये वॉर नहीं है, ये एक्चुअली इट्स लाइक अ वेरी डेडली कार्टून, मतलब बहुत ही खतरनाक जो हॉरर कार्टून होते हैं जी। अच्छा अमरीश साहब, 1948 में जंग हुई, 54 में, 67 में, उन जंगों का नतीजा एक हफ्ता, 2 हफ्ता, एक महीना में पूरा हो गया। 6 महीना हो गए हैं और हमास अकेले हैं। किसी मुल्क की सेना भी कोई सपोर्ट नहीं कर रही, कहीं से कोई हथियार भी नहीं दिया जा रहा। उधर इसराइल के साथ अमेरिका, फ्रांस, दुनिया के सभी बड़े बड़े देश हैं। तो आखिर जो हमास की जो पॉलिसी है, जो राजनीति है, जो तरीका है, वो क्या है? कितना लंबा ये मुकाबला कर रहे हैं? और अभी तक ये ग्राउंड से हटे नहीं है, बल्कि जो हमास की सेना है, जो फोर्स है, ये भी कहीं ना कहीं मुकाबला कर रही है इजरायली सेना का। इनके लोग भी मारे जा रहे हैं। आज ही का डेटा आया कि 604 इजरायली सेना मारे गए हैं। मैं यही देखिए, हमास को अगर समझना है तो इसी तरह से आप समझ सकते हैं, जैसे भारत में हम कंपेयर कर सकते हैं 1857 की लड़ाई से, जो जी। एक सशस्त्र संघर्ष था आजादी के लिए, सीधी बात है, एक सशस्त्र संघर्ष था आजादी के लिए, जैसे महात्मा गांधी का अहिंसात्मक आंदोलन था आजादी के लिए, उसी तरह से 1857 एक सशस्त्र संघर्ष था। सुभाष चंद्र बोस का भी सशस्त्र संघर्ष था, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद का भी यही रास्ता था। हमास का देखिए पर्टिकुलर अगर हम बात करें, इतिहास की एक बात अलग है, अगर हम वर्तमान में बात करें तो देखिए वहां पर क्या है, थोड़ा सा फिलिस्तीन की जो पैलेस्टीनियन रेजिस्टेंस की जो हिस्ट्री है, जो पीएलओ से शुरू होती है, यासर अराफात से शुरू होती है, फिर ओस्लो अकॉर्ड्स 93 के होते हैं जिसमें पैलेस्टीनियन अथॉरिटी बनती है, वहां तक आती है, और उसके बाद हमास का उदय होता है। हमास का उदय देखिए 93 के बाद का है। ओस्लो अकॉर्ड्स ने जो प्रॉमिस किया था पैलेस्टीनियन स्टेट, वो नहीं मिला, उसके बाद हमास का राइज हुआ। और आज की जो स्थिति है वो ये है कि पैलेस्टाइन में, और इस बात को बहुत जरूरी समझना, कि जो लेफ्टिस्ट हैं और जो इस्लामिस्ट हैं उनकी एक यूनिटी हो गई है। और ये जो स्ट्रगल चल रहा, और ये बड़ा क्रिटिकल है, क्योंकि हमास की आइडियोलॉजी मुस्लिम ब्रदरहुड की है, जो हसन अल बन्ना की जो जी। विचारधारा थी, जिसमें इस्लाम को वो लोकतंत्र से मिला के देखते थे, एंटी डेमोक्रेसी वो नहीं थे, और उसी के
उन्हीं के आइडियोलॉजी के चलते मोहम्मद वो जो मुर्सी इलेक्ट हुए थे इजिप्ट में, जिनको फांसी दे दी, वो ही वाज हाँ, जेल में उनकी मौत वन हुई ऑफ द अचानक फर्स्ट से। इलेक्टेड लीडर्स जी, ऑफ आफ्टर इजिप्ट। आफ्टर द 2011 अपराइजिंग। तो मुस्लिम ब्रदरहुड की आइडियोलॉजी है हमास की। हमास बेसिकली सुन्नी फोर्स है। उसके अलावा पीएफएलपी है, ये पॉपुलर फ्रंट फॉर द लिबरेशन ऑफ पैलेस्टाइन, ये वही है पीएफएलपी जिसकी लीला खालिद ने 1973 में, आपको याद होगा, हाईजैक, पहली बार हाईजैक की थी। एक महिला फिलिस्तीनी लड़ाका ने प्लेन हाईजैक किया था। ये पूरा जो प्लेन हाईजैक करना, उसके बाद इजरायली एथलीट्स को जो म्यूनिक में उनको अगवा करके मार दिया था, बहुत सारी ऐसी अंतरराष्ट्रीय घटनाएं, वो सब पीएफएलपी ने की थी। इस समय पीएफएलपी, हमास, पैलेस्टीनियन इस्लामिक जिहाद और भी इस तरह के 5-6 जो और ग्रुप्स हैं, वो बिल्कुल अल-कुद्स यूनाइटेड है। ब्रिगेड, ये सब एक हो गए। जी जी, वो सब एक हो गए हैं। और उन्होंने इतना ज्यादा, मतलब एक तरह से जॉइंट मैनिफेस्टो निकालते हैं, जॉइंट मीटिंग्स करते हैं, हर चीज, लड़ाई में भी उनके पूरा कोऑर्डिनेशन है। एक लंबे समय से उन्होंने इस चीज को प्रैक्टिस किया। फिर भी ये सवाल रह जाता है शम्स साहब कि कैसे ये संभव है कि एक फोर्स जो कि एक सेना भी उस तरह से नहीं है, कम से कम देखिए वियतनाम अमेरिका की वॉर हुई तो उसमें नॉर्थ वियतनाम तो आजाद था ना, उसकी सेना थी, वो लड़ रही थी अमेरिका से। तो वो एक सेना थी ना, आप मतलब ठीक बिल्कुल। है कमजोर थी अमेरिका के सामने, लेकिन थी, और अमेरिका को उसने हराया है। चल, फिर भी हम मान लें कि हाँ थी कुछ। यहां तो वो स्थिति भी नहीं। यहाँ तो आपको ये दिखेंगे कि भाई ये तो एक आइसोलेटेड गुरिल्लाज हैं, और ये इन्होंने दुनिया की सबसे वेल इक्विप्ड आर्मी को झुका दिया। इसके पीछे की क्या वो है रणनीति, इसमें जी। देखिए जो मोहम्मद दैफ और यहिया सिनवार, इन दोनों को मैं माओ से तुंग के बाद दुनिया का सबसे बेहतर कमांडर मान, क्योंकि कोई भी देखिए, माओ से तुंग ने जिस तरह से चाइना की सिविल वॉर लड़ी, उन्होंने जिस टैक्टिक से लड़ी, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद वो जो क्रांति हुई, और माओ से तुंग, और उसके बाद होची मिन जो वियतनाम, उसके बाद मोहम्मद दैफ और यहिया सिनवार जो हमास के दो लीडर्स है। यहिया सिनवार तो इस समय वही हैं, गाजा में हैं। मोहम्मद दैफ कहाँ है नहीं पता, क्योंकि वो बुरी तरह से घायल हो गए थे एक इजरायली हमले में कई साल पहले। तो ये इन लोगों ने जो टैक्टिक्स अपनाई है कि टनल वॉरफेयर। अब टनल वॉरफेयर में क्या है कि दुनिया में कभी लड़ी नहीं गई टनल वॉरफेयर। टनल वॉरफेयर छोटे मोटे युद्धों का छोटा, मतलब बड़े युद्धों का छोटा हिस्सा रही है कि भाई ठीक है आपने कुछ सुरंग बना दी, लेकिन एक पूरी गाजा के अंदर जंग एक जी। नया गाजा बना, एक नया शहर बनाना, और जो गाजा से बड़ा हो, और वो कहां से कहां जुड़ा है यही नहीं क्लियर। ये इजराइल नहीं, उसने बहुत कोशिश की, उसमें उसने समुद्र का पानी डाला, उसमें उसने गटर का पानी डाला, उसने कहा कहीं से तो पानी निकलेगा ना, एक जगह से आप डालिए। तो इस लॉजिक से इजराइल चल रहा था। उसके पास एक्चुअली अभी हम लोग को भी समझ में ये बात नहीं आती थी, अब समझ में आई कि दुनिया के पास वो टेक्नोलॉजी नहीं है कि जमीन के अंदर अगर कोई रह के लड़ रहा है तो आप उसको कैसे, वो है ही नहीं उस तरह की चीजें। ईरान के पास भी ऐसे बंकर्स हैं बहुत, जहां पर जो अमेरिकन जो बॉम्ब्स हैं या मोस्ट सोफिस्टिकेटेड बॉम्ब्स हैं, वो पेनिट्रेट नहीं कर सकते। और इन लोगों ने जो मजेदार बात आपको बताएं कि इसराइल ने जब जी। लेबनान पर कब्जा किया था 1982 में, तो पहली टनल इसराइली ने बनाई थी, ये इन लोगों ने शुरू किया था। और यहीं से सीख के ये लोग, इन लोगों ने इतना बड़ा उसका ये बना दिया। और हथियारों का जो इन लोगों ने मैन्युफैक्चरिंग की है, वो भी, मतलब आप सोचिए कि अल्जीरिया, मोरक्को, ये देखिए केवल फिलिस्तीनों की बात नहीं है, पूरे अरब दुनिया की बात है। अरब वर्ल्ड से जो भी, अल्जीरिया से, मोरक्को से, यहाँ तक कि यहाँ से आपके ये ट्यूनीसिया से, जिबौती से, बड़े बड़े पढ़े लिखे जो इंजीनियर्स मुस्लिम अरब्स, ये आके 10-10 साल रहे हैं यहाँ, और अपना काम इन्होंने किया है। इन्होंने अपनी अपनी राइफलें बनाई हैं, अपनी घोल राइफल। अब घोल राइफल दुनिया में कहीं नहीं है, वो हमास के पास है। हमास को वो इसराइल की तरह जरूरत नहीं है कि अमेरिका से हथियार मंगाए, उसने इतने बना रखे हैं खुद के। जो 155 मिलीमीटर जो शेल है इसराइल का, वो $8,000 का एक है, और हमास का एक शेल $200 का है। और उस $200 के शेल से वो 8,000 का शेल मारा जा रहा है, और वो 8,000 का शेल, वो भी इनको मतलब ये उसको इस्तेमाल ही नहीं कर पा रहे, क्योंकि वो वो यूज्ड है, मतलब वो बना इसलिए है कि जो आमने सामने की जो सेनाएं सामने हो तब जो लड़ाई होती है उसके लिए वो बना हुआ है, वो नजदीक की लड़ाई के लिए नहीं बना हुआ है। अभी गार्जियन ने एक रिपोर्ट छापी थी 2 महीना पहले, जिसमें कुछ इंटरव्यू लिए थे इजरायली सोल्जर्स का, तो उन्होंने कहा कि भाई हम लोग
जाते हैं तो हम लोगों को कई दिन गुजर जाते हैं, कोई दिखता नहीं, कोई दिखता ही नहीं। और उसके और दूसरी बात उसने कही कि हमको सुनाई पड़ता है, लेकिन तो अब कितनी अजीब सी बात, दिखता नहीं है लेकिन सुनाई पड़ता है कि कोई खाना बना रहा है। ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई मतलब वो 20 साल बाद जैसी पिक्चर कोई, कि कोई खाना बना रहा है, कोई आवाजें कहीं से आ रही हैं, कोई कहीं से अरे एक्चुअली मैं बता रहा हूँ आपसे, कोई कहीं से धुआं निकल रहा है, ये चीज मतलब कोई सिगरेट पी रहा है, कोई ये उनको दिखाई पड़ रहा है, और उनको कोई आदमी नहीं दिखाई पड़ रहा। और फिर अचानक एक दिन हमला होता है, अचानक एक दिन हमला होता है और ये लोग कहते हैं हम लोग आग बंद करके गोली चलाते हैं चारों तरफ, साला कहीं तो लगेगी। ये ये रियलिटी है, ये रियलिटी है। अच्छा, इजराइल ने जो दावा किया, आईडीएफ ने भी दावा किया कि उसने अच्छे खासे सुरंगों के को टनल सिस्टम को तबाह कर दिया है, नष्ट कर दिया। क्या सच्चाई है इस दावा में आईडीएफ के? भाई ये इन्होंने, अच्छा ये बताइए टनल सिस्टम को इन्होंने कहां तबाह किया? ये कह रहे हैं कि अस्पताल के अंदर अल शिफा में वो घुसे, ये करीब 30-40 दिन रहे, सैकड़ों सिविलियंस को मार दिया, कहते हैं कि वहीं उसके अंदर देखिए इतनी अच्छी टनल मिल गई। अरे भाई टनल्स तुम दिखाओ तो यार दुनिया को, कि टनल्स का मतलब होता है कि आप जाओ वहां, आपने कैप्चर की, हमास के कुछ लोगों को आपने कैप्चर किया। आज तक ये लोग एक हमास के आदमी को कैमरे के सामने नहीं ला पाए हैं, ये कहने के लिए कि मैं हमास का हूं, हाँ, मैं ये हमास वाकई का बहुत हूं। बड़ी रियलिटी है कि अभी तक इतने दिन से इनकी पूरी सेना है, ड्रोन जी, टेक्नोलॉजी, और एक भी हमास के लड़ाके को ये लोग कैप्चर नहीं कर सके हैं। नहीं कर सके। नहीं तो आप सोचिए, अच्छा जितने लोगों को लाए हैं, जो शुरू में 7 अक्टूबर के बाद लाए थे, वो सब फर्जी निकले। कोई एक कह रहा था कि मुझको बलात्कार करने का आदेश, मुझे बलात्कार करने का आदेश दिया, तो वो निकला कुक, वो तो निकला रसोईया कहीं का। और किसी ने कहा कि मुझको ये आदेश दिया था कि ऐसे गला काटो, वो सब वो निकला कोई किसी ये किसी अस्पताल का वार्ड बॉय। तो ये तो लेवल है, बताइए आप। और हम लोग मुसाद को मतलब हम लोग को मतलब हम लोगों से ये पिक्चरें दिखा दिखा के, किताबें पढ़ा पढ़ा के, मतलब हम लोग से इतना झूठ बोला गया और हाँ, इतनी कि इमेज बनाई मुसाद गई। क्या बड़ा है, आपके घर में कोई तिनका पड़ा है तो उसकी भी मुसाद को खबर रहती है, दुनिया की कोई चीज इससे छुप नहीं सकती है। अरे मुसाद हमसे तो कितना कहा गया कि डेंजर। फोन जो आप हमसे तो कहा गया कि फोन जो आपका है, आप यहाँ यूज कर रहे हैं, और उसको आप स्विच ऑफ कर दीजिए, फिर भी मुसाद सुन रहा है इस, इसराइल में। अरे ऐसी, भाई जब उसकी बात आई थी ना, वो कौन सी चीज थी, अरे वो जो नहीं आई थी, वो जो स्पाई स्पाई हाँ, मैलवेयर इन्होंने डाला था। हाँ, एक ऐप जो अरे आया था अभी पेगासस वो। पेगासस की हाँ, हाँ, पेगासस की पेगासस जी। पेगासस की बात आई थी, लोगों ने कहा था अरे भाई साहब आप तो यहाँ आपका फोन स्विच ऑफ है, वो सब सुन रहे हैं। तो हमने कहा यार ठीक है भाई, सुन ले यार। लेकिन आप ये देखो कि जो लोग इतने हाई टेक्नोलॉजी सेल करते हैं, वाकई इसका मतलब है कि टेक्नोलॉजी आपके लिए बिजनेस है केवल। आप उसको कहीं भी प्रैक्टिकल उसमें लड़ाई में या किसी आपको जरा भी जज्बात नहीं है कि अपनी सेना को आप मिनिमम चीजें मुहैया कर दीजिए। आप बिलीव नहीं करेंगे शम्स साहब कि 1950s के इतना एमुनेशन इतना कम पड़ गया इजरायली सेना के लिए, इजरायली सेना के लिए मैं कह रहा हूं। 1950s 1960s के शेल्स इन लोगों ने यूज किए जो हाथी में फट गए कई बार। बहुत सारी ऐसी इंजरीज हुई हैं, क्योंकि इजरायलियों में सबसे जो अजीब बात है कि कोई ऐसा युद्ध दुनिया का आप उठा के देख लीजिए जिसमें जो घायल है उसमें नॉर्मल घायल से ज्यादा विकलांगों की संख्या है। विकलांगों की संख्या का मतलब दो ही चीजें हैं कि या तो जो हमास ने टैक्टिक्स ली है कि वो आरपीजी शेल्स मारता है और वो अपने हाथ से बम रख के आता है, और इस तरह से उसकी वजह से इजरायलीज जो है उनका किसी का हाथ उड़ जाता है, किसी का पैर उड़ जाता है। दूसरी वजह यह है कि उनके हथियार उनके हाथ में फट रहे हैं। और कोई देखिए, ये कोई भी आप, मैंने एक जर्मन एनालिस्ट से बात की, मेरा मित्र है, बहुत अच्छा वहां का एस्टैब्लिश्ड मिलिट्री एनालिस्ट है। उसने कहा कि दिस इज बिकॉज मेनी ऑफ देयर वेपन्स आर एक्सप्लोडिंग ऑन देयर फेसेस। अच्छा। ये जो मतलब इसका मतलब ये हुआ कि हमने इसराइल के ऑब्जेक्टिव की बात की, वो फेल हो गया। हमास का ऑब्जेक्टिव क्या था? हमास का ऑब्जेक्टिव ये था, दो था। टू जी। स्टॉप द नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस, ये जो सऊदी अरेबिया और ये लोग सब नॉर्मलाइज कर रहे थे, इसको खत्म कर देना। टू ब्रिंग बैक द पैलेस्टीनियन इशू इन द मेन स्ट्रीम, ये फिलिस्तीन का इशू जो पीछे चला गया था उसको मेन स्ट्रीम में ले आना। तीसरा ये था कि इसराइल को गाजा में बेट करना, कि वो गाजा में आए और फिर गाजा में उसकी कब्रगाह बना देना।
ये हमास के 3 ऑब्जेक्टिव्स थे और ये तीनों सफल है। कोई भी आप बिल्कुल देख लीजिए तो ये तीनों सफल। बिल्कुल। अच्छा, सबसे ज्यादा इस पर ताजुब है हमास का जो कम्युनिकेशन सिस्टम है, क्योंकि हमास आपस में यूनाइट है जंग के बावजूद, क्योंकि पिछले दिनों जब एक हफ्ते के लिए सीज फायर हुई तो उन्होंने सारे उनको आपस में रिलीज किया, हर जगह उनका कोऑर्डिनेशन था, जबकि उन पर पाबंदियां थी और अभी भी है। तो जो कम्युनिकेशन सिस्टम है हमास का, वो क्या है, किस तरह उनके राब्ते हो रहे हैं आपस में? देखिए, हमास का जो कम्युनिकेशन सिस्टम है, एक तो उसके जो इंक्रिप्शन हैं वो कैसे मैं समझा, जैसे पहले हम लोग टेलीग्राफ यूज करते थे ना, मोर्स कोड यूज करते थे, ऐसे ऐसे करके उसमें से उसके साउंड से आदमी पहचान जाता था कुछ, है ना, इस तरह की। शायद कोई जी। पुरानी फिल्म देखी हो आपने, जो जो पुराना टेलीग्राफ था। अभी क्या है कि इन लोगों ने जो हमास के इंजीनियर्स हैं, उन्होंने, जैसे व्हाट्सएप है हमारा, उस तरह के उन्होंने कुछ इनक्रिप्टेड चैट्स उन्होंने डेवलप किए हैं, जो एक्चुअली और उनमें भी आप अपनी अरेबिक लैंग्वेज में नहीं लिखते हैं, उसमें आप कोड लैंग्वेज में लिखते हैं और वो कोड लैंग्वेज ट्रांसमिट होती है। उनका अपना अंदर का, जैसे बाहर से इजराइल ने इंटरनेट बंद कर दिया, तो वाईफाई सिस्टम जमीन के अंदर भी चल सकता है किसी का अपना। ये इसकी इसकी ये इन लोगों ने किया है, लेकिन उसको इन लोगों ने इस तरीके का रखा है कि उसमें, क्योंकि हैकिंग वहां भी हो सकती है ना, किसी भी वाईफाई चीज में हैकिंग हो सकती है, चाहे वो जितना वो छोटा। तो उन लोगों ने, और उसमें केवल पासवर्ड चेंज करने से नहीं होगा। तो उन्होंने क्या किया है कि अपने अपने मोडेम्स, जैसे हम लोग, जैसे आपने देखा होगा, फोन यूज किया, फिर फोन को तोड़ा, दूसरा हम्म। यूज किया ताकि वो ट्रेस ना हो सके, उसी तरह से ये अपने मोडेम्स इन्होंने तोड़े, मोडम्स तोड़े हैं, मोडम्स तोड़ के नए मोडम लाए हैं, एक बार में एक ही मोडम यूज किया है, इस तरीके से। मतलब ये इट इज माइंड बॉगलिंग। कभी किसी दिन इस पर किताब लिखी जाएगी तो ये पूरी चीजें सामने आएंगी कि इसके पीछे इन लोगों ने, मतलब इतना सारा सामान इकट्ठा करना वो भी समझ में आता, लेकिन वो दिमाग होना कि आप ये सारी चीजें छोटी सी छोटी आप सोचिए। लेकिन भाई वही बात आ जाती है कि आपको अगर सरवाइव करना है तो किन कंडीशन में, यही देखिए, बैटल का ये पूरा लॉ होता है कि अपने अगर कंडीशंस को तुम जान गए कि जहां से तुम लड़ रहे हो, और अपने दुश्मन को जान गए उसकी क्या कमजोरी है, तो फिर तुम लड़ाई जीत गए। और फिर कुछ और कोई मैटर नहीं, और कुछ मैटर नहीं करता। इजराइल वैसे ही लड़ा जैसे लड़ता रहा है हमेशा से। इजराइल के साथ हमेशा ये दिक्कत रही है, उसकी उसकी जो आर्टिलरी है और उसकी इन्फेंट्री है, उसमें कोऑर्डिनेशन कभी नहीं था, क्योंकि वो रेगुलर आर्मी नहीं है ना, वो एक कंस्क्रिप्टेड आर्मी। वो इंडिया की तरह नहीं है कि मतलब अ, आपके पास 1 लाख, मतलब ये 10 लाख हैं लोग जो कि पीढ़ी दर पीढ़ी वही काम कर रहे हैं और वो आ रहे हैं, और वो एक पूरी संस्था है। भारतीय सेना जी। एक बहुत बड़ी संस्था है। इजरायली सेना कोई संस्था नहीं है। इजरायली सेना में रेगुलर ट्रूप्स 80,000 से 1 लाख हैं, बाकी सब कंस्क्रिप्टेड हैं, जो बुलाई जाती हैं खास तौर पे खास मौकों पे। तो क्योंकि इजराइल हथियारों का धंधा करता है, वो लड़ता नहीं है। वो आतंक मचाना और सिविलियंस को सप्रेस करना अलग चीज है, लेकिन इजराइल के लिए हथियार बेसिकली बिजनेस है। तो इसीलिए उसने सेना वगैरह पे अपना तो उसकी, तो होता क्या है कि जो हमास ने नोटिस किया पिछले 10-12 सालों में कि जो इन्फेंट्री और आर्टिलरी है, इनकी इसमें तारतम्य नहीं बैठता। इन्फेंट्री पहले चले जाती है आर्टिलरी के बिना, आर्टिलरी बाद में जाती है। अच्छा, उसमें भी क्या होता है कि जैसे अगर इन्फेंट्री गई, उसको आर्टिलरी सपोर्ट चाहिए, तो आर्टिलरी सपोर्ट उसको उसको उस तरह से या तो मिलता नहीं है, या मिलता है तो कई बार फ्रेंडली फायर में इन्फेंट्री के लोग मार दिए जाते हैं। और कई बार क्या होता है कि वहां पर जो हमास ने जो टैक्टिक्स ली है कि क्योंकि उसकी उसकी ट्रेन है, वो एक एक गली गली चप्पा चप्पा, गाजा को आपने खत्म कर दिया हो लेकिन फिर भी वो एक एक सुराग जानता है गाजा की। तो वो आपकी अलग अलग टीमों को, जो आपकी हैं, टैंक्स की टीम है, इन्फेंट्री की टीम है, उनको अलग अलग तरीके से वो डाइवर्ट करा देता है। उस एक को वहां डाइवर्ट करा दिया, एक को वहां डाइवर्ट करा दिया, वहां उससे उसको ये दिखाया कि देखो वहां छुपे हैं, उसको ये दिखाया देखो वहां छुपे। कई बार तो जो मैंने जो खबर रिपोर्ट की कि जी। टनल्स में, मतलब टनल्स तक उनको ले गए, जो उनके हम्म। टनल्स हैं या उनके फेक टनल्स, मतलब भाई एक तो असली टनल्स हैं, उन्होंने कुछ फेक टनल्स भी इस तरह से बनाए हुए हैं, जहां पर ये इजरायली फोर्सेस को बाकायदा लुभा के ले गए, इस तरह से कि जैसे कोई इन्फॉर्मर हूं मैं और मैं जानता हूं, या
उसमें कुछ साइंस छोड़ के उनको वहां तक ले गए, और वो सुरंगें जो थी वो पहले से माइंड थी, वहां पर पहले से बम रखे थे, पूरी की पूरी इजरायली सेना उड़ गई। आप देखिए 24 लोग जो मारे गए थे, मेरे ख्याल से 23 या 24 जनवरी की बात है, जब जी हाँ, 24 लोग एक वो साथ एक मारे गए बिल्डिंग थे में जो या टनल में हुआ था। पूरा। जी जी। तो वो जो घटना हुई थी वो यही थी, उसमें यही था कि वो पहले से पूरा सब माइंड था, और उसमें एक तरह की पहले की प्लानिंग थी। ऐसी लड़ाई देखिए दुनिया ने देखी नहीं, इसलिए लोग समझ नहीं पा रहे हैं। इसलिए आप अच्छे अच्छे बुद्धिजीवियों से बात करिए, उनको समझ में नहीं आ रहा है कि मतलब उनको उनको ये नहीं समझ में आ रहा है कि भाई ये बताओ कि ठीक है, हमने तो अभी तक सुना था कि इस्लाम आतंकवादी और ये सब, चलो ठीक है, वो हम नहीं मानते, मान लेते हैं कि ये फ्रीडम फाइटर्स हैं, लेकिन फ्रीडम फाइटर्स तो हम भाई एक सेना से लड़ते हैं, या कुछ इंडिविजुअल जैसे भगत सिंह वगैरह थे, वो असैसिनेशन करते थे इंडिविजुअल, कुछ ये करते। ये लोग कैसे लड़ रहे हैं कि सैनिक दिमाग भी है लेकिन तरीका सैनिक नहीं है। इसी को देखिए एसिमेट्रिक कहा है ये हमास ने, एसिमेट्रिक, कि ऐसे बहुत सारे लेवल्स होंगे ऊंचे नीचे जिसमें आप तारतम्यता नहीं होगी, लेकिन वो आपको कब जाके कहां मार देंगे ये बात पता नहीं। अभी तो देखिए कुछ नहीं है, अभी तो जो हमास की अपनी नेवी है, जो अच्छा नेवी क्या है, वो उसमें उसमें जो फ्रॉगमैन है उसके, जिसमें वो लोग जैसे एक एक टेम्पररी एयरफोर्स बनाई है पैराग्लाइडर्स की, कि अगर जरूरत पड़ी तो छोटे एल्टीट्यूड से एक आदमी बलून में से उड़ता हुआ वो नीचे मार सकता है। ये 7 अक्टूबर को यूज भी हुए थे, जब बिल्कुल। पैराग्लाइडर्स घुसे थे, और वो हुँ। पूरा तो उसी तरह से फ्रॉगमैन भी इनके पास हैं, जो स्कूबा ये डाइवर्स, जो भाई आप जमीन के ऊपर आप टैंक पे हथियार रख सकते हैं अपने हाथ से, तो पानी के नीचे आप पनडुब्बी पे भी रख सकते हैं ना, पानी हुँ। के नीचे आप पनडुब्बी पे भी रख सकते हैं ना। तो वो भी इनके पास एक पूरी व्यवस्था, एक पूरी टीम है। और इसमें देखिए जो एयर सुपियोरिटी थी इजराइल की, वो फेल हो गई, क्योंकि एयर सुपियोरिटी से आप केवल सिविलियंस को मार सकते हैं, और सिविलियंस को मारने में क्या हुआ कि पॉलिटिकली इजराइल को नुकसान हुआ इस समय बिल्कुल। किस अगर तरह का दुनिया में नुकसान हुआ कोई इज़राइल को पॉलिटिकली या इंटरनेशनल सतह पर किस तरह का नुकसान हुआ है? ज़रा उसको एक्सप्लेन कीजिए। इजराइल को देखिए नुकसान ये हुआ है कि एक तो बहुत सारे देशों के से उसका व्यापार बंद हो गया है। हुँ। बहुत सारे देश ऐसे हैं, साउथ अफ्रीका से लेके अभी नाइजीरिया में मैं देख रहा था, जहां पर करीब 53% मुस्लिम हैं, वहां भी इस तरह की बात आई कि इजराइल से ट्रेड बंद कर दो। भाई इजराइल एक बहुत रिच कंट्री, जिसकी $40,000 पर इनकम, ये पर कैपिटा इनकम, और वो भी नॉमिनल जीडी पे। भारत की 2000 जी। है नॉमिनल जीडी पे। अगर उसको करें आगे तो वो तो अलग चीज है, लेकिन नॉमिनल जीडी पे भारत की $2000, उसकी उनकी 40,000। तो वो उस तरीके से उनका पूरी दुनिया में ट्रेड का, व्यापार का, मैन्युफैक्चरिंग का एक जाल फैला हुआ है, वो पूरा डिस्टर्ब हो गया। एक आपको उदाहरण दें कि जो एलिवेट सिस्टम जिसके साथ अडानी हैदराबाद में ड्रोन्स बना रहे हैं, यही एलिवेट सिस्टम अडानी हैदराबाद में ड्रोन्स बना रहे हैं 900, जिसके बारे में कंट्रोवर्सी भी हुई थी, हुँ। और रेजिस्टेंस ने कहा भी था कि इस तरह की चीज नहीं होनी चाहिए भारत से, क्योंकि भारत फिलिस्तीन अ, के समर्थन में टू स्टेट जी। सोल्यूशन। उसके बाद वो एल्बिट सिस्टम उसको अपनी, उसने 22% फॉल प्रॉफिट में दिखाया, उसको अपनी इंग्लैंड की सब्सिडरी बंद करनी पड़ी, उसको अपने यूएस में 2 उसकी फैक्ट्रीज थी वो बंद करनी पड़ी। उसके जो पार्टनर्स थे उसके जो पार्टनर्स थे उन्होंने उस वहां से विड्रॉ कर दिया। क्यों? इसलिए क्योंकि वहां इंग्लैंड में जो एक पूरा ग्रुप है, इंटरनेशनल सॉलिडारिटी ऑफ पैलेस्टाइन, अब वो बड़े मिलिटेंट्स हैं। वो ग्रुप ऐसा नहीं है एनजीओ टाइप, या मान लीजिए केवल वो धरना प्रदर्शन करता है, नहीं, वो घुस जाते हैं। वो कोई भी कंपनी अगर उनके देश की, जैसे एलबिट का जो पार्टनर इंग्लैंड का है, उसके यहाँ घुस जाएंगे, उसको रात भर में उसको लाल रंग से पेंट कर देंगे। सुबह जब लोग आएंगे काम पे, देखेंगे हमारी हमारी जो कंपनी है लाल रंग से पुती है, और उसमें लाल, और मतलब कि तुम लोग खूनी हो, ये उसमें लिखा हुआ है। अब 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, कितने दिन आदमी ये साइकोलॉजिकल उसको बिल्कुल। झेलेगा? तो वो इस तरह के टैक्टिक्स को, और भी ऐसे बहुत इनोवेटिव टैक्टिक्स, तो उसको हुँ। करके उन्होंने वो रोक। उसके बाद डायरेक्टली पोर्ट्स पे पहुंच गए जहां पर जहाज में सामान लोड होता है, और जी। वो रोक दिए। वहां पर जो पोर्ट वर्कर्स हैं उन्होंने
सामान लोड करने से मना कर दिया। ये तो मैं छोटे लेवल की बात बता रहा हूँ। अगर जी, बिल्कुल। ग्लोबल स्केल पे देखा जाए, ग्लोबल स्केल पे शम्स साहब आप विश्वास नहीं करेंगे, जब यूक्रेन वॉर हुई थी, जी। जब यूक्रेन वॉर हुई थी तो इजराइल चुप था। अमेरिका का इतना अच्छा दोस्त इजराइल, अमेरिका और नेटो की पूरी साख लगी है यूक्रेन में, और रशिया के खिलाफ पूरे अमेरिका और नेटो हैं, फिर भी, और इजराइल उनका इतना बड़ा मित्र, लेकिन इजराइल चुप था। चुप था। क्यों चुप था? इजराइल का उस समय कैलकुलेशन ये था कि अभी अगर हम यूक्रेन पे चुप रहेंगे, रशिया अगर कुछ ये यहाँ कुछ होता है फिलिस्तीन मुद्दे पे, तो हमको प्यूटिन सपोर्ट करेगा। लेकिन हुआ क्या? हुआ ये कि प्यूटिन ने सपोर्ट तो छोड़ दीजिए, इतिहास में पहली बार मॉस्को में सारे फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस की मीटिंग बुला दी, हमास जी। के लोग मॉस्को पहुंच गए। ये अब इससे बड़ा बताइए। तो ये जो सोचता था इजराइल कि हम अपनी जो हम अमेरिका तो है हमारे साथ, लेकिन हम बाकी फोर्सेस को भी, और उससे चाइना हम को, रूस बहुत को भी अपने साथ मिला लेंगे, लेकिन अपने उसमें साथ करना रख के कम है। उनसे आर्थिक फायदा, बहुत ज्यादा आर्थिक फायदा, भाई हम्म। रशिया से जो 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 अभी सैंक्शंस लगा है रशियन ऑयल पे, लेकिन वहां से जो स्मगल्ड माल है उसको निकालना, ये करना, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं। स्कैंडिनेवियन कंट्रीज हैं। अब देखिए जब से वो एड वर्कर्स 7 मारे गए हैं, जी। तब से वर्ल्ड आप किचन देखिएगा तो सेंटर ऑर्गेनाइजेशन। ऑस्ट्रेलिया नाराज, पोलैंड नाराज, कनाडा नाराज। हम कह रहे हैं चलिए ये सब ड्रामा है, ये लोग अंदर से इजराइल के साथ है, लेकिन उनकी जनता भी तो है, उनका बिल्कुल। पार्लियामेंट भी तो है, उनका कुछ तो जी, है ना, बल्कि एक मतलब ऐसा हल्की तो है खबर नहीं। तो फ्रांस की पार्लियामेंट में मांग कर रहे थे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स के, हथियार बेचने पर पाबंदी लगाया जाए, गजा को अब हथियार, सॉरी, इजराइल को हथियार न दिया जाए, इसकी पाबंदी की मांग की फ्रांस की पार्लियामेंट ने। हाँ बिल्कुल, अरे वहां तो बहुत, फ्रांस में तो जो वहां का जो मैक्रॉन है, वहां का चीफ जी। हेड ऑफ स्टेट, उस तक ने इस बात को अब इस उस पे आ रहा है कि भाई ये इतनी खुली छूट हम लोग नहीं दे सकते। यूएस में ये शुरू हो गया। यूएस में कभी भी आप देखिएगा, अगर ये जल्दी कुछ इसने ये नेतन्याहू झुका नहीं अभी होस्टेज के सवाल पे, तो यूएस में भी बिल पेंडिंग है कि आर्म्स सेल्स जो हम इतनी भारी मात्रा में इजराइल को हथियार दे रहे हैं, उस पे पूरी तरह नहीं खत्म किया जाए, लेकिन उसको आधा कर दिया जाए, ये पूरी बात होती है। तो आप देखिए जी, आइसोलेशन के आप लेवल्स देख लीजिए कितने सारे। बिल्कुल। तो बहुत शुक्रिया अमरेश साहब, आपने टाइम दिया और कई सारे पहलुओं पर हम लोगों ने बातचीत की है। कई सारे पहलू अभी रह गए हैं, लेकिन वक्त काफी हो गया है, तो आगे भी हम लोग इसी तरह चर्चा करेंगे और उम्मीद है आपका टाइम हमें मिलता रहेगा। बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का कि आप सबने हमें ज्वाइन किया और आपने हमें टाइम दिया। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सब जानते हैं कि इस ज़माने में सोशल मीडिया की किस कदर गैर मामूली अहमियत है, और ग़ालिबन आप में से बहुत से भाई बहन इससे भी वाकिफ़ होंगे कि मिल्लत टाइम्स सोशल मीडिया के दायरे में बहुत नुमाया नाम है, बहुत ही पुरखलूस खिदमत अंजाम दे रहा है। मेरी मालूमात के मुताबिक किसी जमात, किसी मसलक, किसी बिरादरी, किसी मखसूस मकतब फ़िक्र से वाबस्तगी के बग़ैर मिल्लत की नुमाइंदगी कर रहा है मिल्लत टाइम्स। और मैं चाहता हूँ कि ये चैनल भी तरक्की करे। मैं मिल्लत टाइम्स के ज़िम्मेदार मौलाना शम्स तबरेज़ कासमी ने एक अपील की है, मैं उसकी पूरी तायीद करता हूँ। आप हज़रात इस माह मुबारक में इस चैनल की माली इमदाद करें, यकीनन ये कार खैर में आपका शरीक होना तसव्वुर किया जाएगा। बहुत शुक्रिया, जज़ाकुमुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।